बेटा अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई थी वो लेक्चर नंबर 13.2 में हुई थी। चैप्टर नंबर 13 के अभी तक 2 लेक्चर्स हुए हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 करवाया था और आप जो 2 न्यू स्टूडेंट्स आके बैठी हुई हैं, लेक्चर नंबर अभी तक क्लास 2 ही हैं, ये तीसरी क्लास है। तो लेक्चर नंबर 13.1 और 13.2 आप लोग पहले देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये एडमिन है हमारी, इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सही है। तो लिहाजा ये आपको समझा देंगे किस तरह से आपको ये पुराना बैकअप मिल जाएगा। तो ये जब पुराने एपिसोड्स देखेंगे आप, एपिसोड का मतलब मेरे पुराने लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको अगला एपिसोड समझ में प्रॉपर आएगा। हमने चैप्टर नंबर 13 में 2 लेक्चर्स किए हैं। एक में आपको मैंने करंट पढ़ाया था और उसकी टाइप्स पढ़ाई थी। उसके बाद अगला जो लेक्चर हुआ था वो हुआ था ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ और करंट और उसकी टाइप्स को डिस्कस करने के बाद आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब बुनियादी तौर पे पता है क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। या तुम मेरे लिए रेजिस्टेंस कर रहे हो, ये हर काम में तुम्हें रेजिस्ट करना होता है। हर काम में तुम क्यों रेजिस्ट कर रहे हो मुझे? रेजिस्ट का मतलब रोकना, रुकावट करना, ठीक है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है कि जब भी कोई वायर होता है ना, कोई तार है मिसाल के तौर पे, या कोई कंडक्टर है, अब उस कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं। तो उस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, वो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, अब ये इलेक्ट्रॉन है जिसको गुजर के जाना है यहाँ से, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, मुश्किलात का सबब बन रहे होते हैं। कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं, व्हाट इज़ करंट? करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में ये जो एटम्स रुकावट बन रहे होते हैं, अपोजिशन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गुजरने से रोक रहे होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? यानी रेजिस्टेंस इज़ द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो अपोजिशन है इसे क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। याद रखना, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। और ओम में इसका सिंबल है, ओम का सिंबल है, इसको सिग्मा कहते हैं। ओम का ये सिंबल है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अब असल लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ मैं। याद रखना, रेजिस्टेंस के टोटल मिला के, अभी मैं प्रॉपर अंदाज में सब कुछ लिखवाऊँगा, कुल मिला के रेजिस्टेंस के इसके बाद हमें पढ़ने होते हैं डिपेंडिंग फैक्टर्स। यानी हमारा जो रेजिस्टेंस के बाद टॉपिक होगा वो होगा रेजिस्टेंस के डिपेंडिंग फैक्टर्स, यानी रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। यानी कि इन शॉर्ट ये डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के डिपेंडिंग फैक्टर्स। याद रखना, रेजिस्टेंस के बुनियादी तौर पे 4 डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं। रेजिस्टेंस के कितने डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं? 4। पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला जो फैक्टर है वो क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी जो तार है या जो कंडक्टर है वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, यानी कि लेंथ ऑफ दी कंडक्टर। सबसे पहला फैक्टर लेंथ ऑफ दी कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लंबाई। अब ये कैसे डिपेंड करता है, इसे मैं हल्के हल्के ब्रीफ करूँगा आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब वायर की मोटाई, यानी वायर कितना मोटा है, ठीक है। तो वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी मोटाई या उसका एरिया। जैसे मिसाल के तौर पे ये अगर सपोज़ कर लो वायर है, तो ये इसकी लेंथ होगी यानी लंबाई, और ये इसका क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, यानी इसकी मोटाई जो होगी उसकी क्या कहलाएगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अगर ये मार्कर है तो ये इसकी लंबाई होगी, और ये जो हिस्सा है, ये इसकी जो मोटाई है, ये इसका क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन शॉर्ट ये नंबर 2 पे कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नंबर 3 जो है वो होता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर क्या है, यानी टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। और 4th वन पे आता है आपके पास नेचर ऑफ कंडक्टर। 4th वन पे क्या आता है बेटा? नेचर ऑफ कंडक्टर। यानी आप ये बताओ, रेजिस्टेंस समझ में आ गया? रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस इज़ द रुकावट, यानी रेजिस्टेंस इज़ द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो रुकावट होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो अपोजिशन होती है, इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस के कितने डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं? 4। नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर,
एंड नंबर 4 नेचर ऑफ कंडक्टर। अब आते हैं सबसे पहले लेंथ को ब्रीफ करते हैं। देखो एक वायर जितना ज़्यादा लंबा होगा उसके लिए रेजिस्टेंस भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमें जब मिसाल के तौर पे कोई कनेक्शन लेना होता है तो कनेक्शन हम करीब से लेते हैं या दूर से लेते हैं, जाके करीब से लेते हैं। यानी अब कुंडा मारा है कभी नहीं मारा होगा, ज़्यादा अच्छे बच्चे हो आप लोग, लेकिन जब कुंडा मारा जाता है तो कुंडा मारते हुए करीबी पीएमडी से मारा जाता है। नहीं तो ये लोग मारेंगे भी नहीं, क्यों मारेंगे, सारी लड़कियाँ बैठी हुई, लड़कियाँ कुंडा मार सकती हैं। तो ऐसे ही मर गया, तफरी कर रहा था मैं, मेरी फिज़िक्स मेरी मर्ज़ी, ठीक है। तो लिहाजा भाई मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी पूछूं, लिहाजा कुंडा आप लोगों ने नहीं मारा होगा, आपके घर वालों ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें क्या गलत है भाई, ठीक है। तो हाँ हो गया। अब सामने देखो, तो भाई कुंडा जब मारते हैं तो हम क्या करते हैं, करीब की पीएमडी देखते हैं ना, ऐसा थोड़ी सब तो दूर वाली पीएमडी उसमें मारेंगे, नहीं, करीब का कनेक्शन चार्ज करते हैं मोबाइल को, करीबी कनेक्शन से करते हैं ना। तो नॉर्मल तौर पे वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। इसको आसान इस तरह कर सकते हो कि फासला जितना बड़ा होता है रुकावटें उतनी ही ज़्यादा होती हैं। एक शख्स से उसको यहाँ से इमेजिन कर लो गुलशन चौरंगी जाना है और एक शख्स से उसको यहाँ से टावर जाना है, तो यहाँ से टावर जाने वाले के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं कि या यहाँ से गुलशन चौरंगी जाने वाले के लिए टावर। और अगर मैं बोला ऐसा क्यों, तो आप कहेंगे क्या ठंडी कर रहे हैं सर, सिंपल सी बात है, यहाँ से गुलशन जाने वाले को फासला कम ट्रैवल करना पड़ रहा है और यहाँ से टावर जाने वाले को फासला ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। यानी जितना ज़्यादा फासला उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम फासला उतनी, यानी कि रेजिस्टेंस जो है फासले की क्या होते हैं, यानी रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा लेंथ रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा, और जितनी कम लेंथ रेजिस्टेंस उतनी ही कम। जितनी ज़्यादा लेंथ रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा, यानी अगर लेंथ ऑफ द वायर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जब लेंथ ऑफ द वायर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। ये तो हो गया फासला, ये तो हो गया फासला। दूसरा यानी कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैं प्रॉपर अंदाज में भी लिखवाऊंगा तो लिहाजा सिर्फ सुनते रहिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डन है। अब आता है मामला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। पता है एरिया का मतलब है मोटाई, तार मोटा कितना है, तार की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। आपको पता है तार जितना, बल्कि तार को भाड़ में डालें, इसको भी रास्ते से समझ लें, रास्ता जितना चौड़ा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और रास्ता जितना तंग होगा रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। ये अंडरस्टूड सी बात है ना। अगर रास्ता कम होता है, भाई तंग गली होती है गुजरना मुश्किल होता है, चौड़ी गली होती है, चौड़ा रोड होता है तो गुजरना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तुमने तो ये सारे टॉपिक पढ़े हुए ना मेरे ख्याल से, तुमने नहीं पढ़े हुए सारे टॉपिक, जीवन में पढ़े थे ना तुमने सारे। सेक्शन ए में नहीं बैठती थी ना तुम मेरे ख्याल से, सेक्शन ए की थी ना तुम, सेक्शन ए से यहाँ पे आई हो। चलो खैर, तो अब अगर तवज्जो रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या, तो बल्कि मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट याद आया, इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो याद आ जाता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ की बात है। आप ना कभी लाइंस एरिया, खड्डा मार्केट और ये जो अंदर लियाकताबाद और इस तरह की जो एरियाज़ हैं ना, इन सब में जाओगे ना, तो अब ये जैसे ये वाले एरियाज़ हैं, इनमें तो काफ़ी बड़े बड़े रोड वगैरह बने हुए, प्रॉपर सिस्टम है, लेकिन उन एरियाज़ में ना पतली पतली गलियाँ हैं। सादत हसन मिंटो फरमाते हैं कि लाइंस एरिया में कुछ गलियां ऐसी हैं कि अगर एक औरत और एक मर्द बीच में आ जाए तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है, इसके अलावा रास्ता नहीं होता। ठीक है, इतनी तंग गलियां हैं, आप जाएंगे पतली पतली गलियां हैं उसके अंदर। बल्कि उसने लियारी के हवाले से तो इसने शो भी किया था सरेआम में, कि जिसमें नॉर्मल तौर पर इतनी सी गलियाँ होती हैं कि अगर मुर्दा मर जाए, मतलब मुर्दा तो मरा हुआ होगा, मैं अगर बिलफर्ज किसी की डेथ हो जाए तो उसके काट, यानी उसके जो काट कहते हैं ना, उसके जिससे लेटता है वो निकालने की जगह नहीं होती। पहले उसको टर्न करके मुर्दे को ऐसे ही निकालते हैं, उसके बाद उसको काट वगैरह पे लेटाते हैं, यानी मुर्दा निकालने तक की जगह नहीं, इतनी पतली गलियाँ होती हैं। मुझे पुराना याद है, मेरे ख्याल से लियाकताबाद का है या लाइंस एरिया वगैरह में, मेरा यूनिवर्सिटी का फ्रेंड रहता था ना, तो असाइनमेंट वगैरह के पॉइंट पे जो है मैं गया उस वक्त, मतलब मैं बाइक पे होता था, तो यूनिवर्सिटी लाइफ की बात है, मुझे असाइनमेंट देना था। अब क्या हुआ कि जो है ना सब कुछ मामलात हुए, और करने के बाद मैं उसके घर जब पहुंचा तो मैंने देखा इतनी पतली सी गली है, मैं बाइक तो जा नहीं सकती थी, तो मतलब पतली, मतलब समझ लीजिए 2 चेयर्स को मिला लें, जितना स्टैंड रखा हुआ इतनी बड़ी जगह होगी। अब वो लंबी गली, अब वो लंबी गली थी, उसमें जाना था। खैर मैं आराम से मैंने बाइक अपनी लॉक वॉक की और फिर चलते हुए जा रहा हूँ। अब सामने से जो है ना एक आंटी आ रही थी,
और वो आंटी भी मतलब 2-3 आंटियों को मिलाओ तो एक बनेंगी जाके, तो वो आ रही थी सामने से। अब वो आराम से ना आए जा रही आगे, अब मैं भी आगे जा रहा हूँ आगे। आंटी थी उनके पीछे, उनकी बेटी थी, आंटी अकलमंद थी, बेटी पीछे रखी हुई थी, सही है। तो अब वो आगे जा रही हैं, जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं भी आगे, अब दोनों बीच में, अब वो दोनों बीच में आए तो आंटी को, हाँ बेटा क्या, जाओ बेटा नज़र नहीं आता हम आ रहे हैं। उनकी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मैंने कहा आंटी, अब मैंने कहा कि निकल जाए यार, जान छोड़ें, लेकिन आंटी वही फुल जो है ना सेफ्टी जोन में थी। आंटी का नहीं भाई क्या करो, वापस जाओ। फिर मुझे क्या किया, उन्होंने वापस भेजा। और फिर हाँ आंटी बड़ी जो है ना अजीब सी थी, और जो है आंटी ने पहले वापस भेजा और फिर मैं वापस गया, फिर डोल आंटी निकली, उनके पीछे वो जो बॉडीगार्ड बन के चल रही थी जिसकी लड़की की, वो निकली। और फिर उसके बाद जो है मैंने पहले आराम से गली में झाँका, कोई है तो नहीं भाई पूरे जंक्शन में। उसके बाद मैंने उस एरिया को पास किया था। यानी एक चीज़ है कि एरिया जितना ज़्यादा होता है, अगर हाँ सपोज़ करो कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर की रोड पे गए और आपने देखा सामने से अंकल आ रहे हैं, तो आपने रुक गया, नहीं अंकल पहले गुजर जाएँ उसके बाद में जाऊँगी। भाई इतनी चौड़ी सड़क होती है कि 10 बंदे भी गुजर जाएँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया जितना ज़्यादा होता है गुजरना उतना आसान हो जाता है, एरिया जितना कम होता है गुजरना उतना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वायर जितना, बल्कि तुम लोग को पता होगा एसी वगैरह अगर घर में लगे हुए कुछ कमरों में, वो कमरा जिसमें एक एसी लगा हुआ है, सारे के सारे जो है ना सोफे के अंदर घुस के सोते होंगे उसी में, वो जन्नती कमरा कहलाता है ना घर का। एक कमरा जिसमें एसी लगा हुआ हो, जिसमें सारे के सारे लेटे पड़े हुए होते हैं। तो हमारे भी था, एक दौर में था कि जिसमें एक ही एसी था, तो सब उसी में घुसते थे। अब अल्लाह का शुक्र है मुनासिब इंतज़ाम है। लेकिन अगर बिलफर्ज एसी का सीन हो घर में, तो आपको पता होगा कि एसी का कनेक्शन हमेशा अलग से आया हुआ होता है, अलग से मोटा वायर है। ऐसा नहीं है एसी को इसी सॉकेट में डाला वो जल जाएगा, क्योंकि एसी को ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए मोटा वायर लेके आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये मोटा वायर क्यों लेके आते हैं कि जो मोटा वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, और उसमें कंडक्शन क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या होती है, इन्वर्सली होती है। अभी तक कितनी बातें हुई, 2। रेजिस्टेंस लेंथ की क्या है, और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या है। आखिरी फैक्टर है अपना थर्ड फैक्टर, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। याद रखना, रेजिस्टेंस वायर का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर ऑफ वायर का मतलब है वायर कितना हॉट है या कितना गर्म है। टेम्परेचर ऑफ वायर का मतलब ये होगा कि जितना ज़्यादा वायर का टेम्परेचर करेंगे ना, ये अभी हम लेक्चर नंबर 13.4 में इसको डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल में। बट एक बात याद रखना, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वायर की रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो जो तीसरा फैक्टर वो है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ तक समझ में आ गया। आखिरी फैक्टर, बेटा एक बात ज़िंदगी में याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सब कुछ आइडियल हो, नेचर सही नहीं हो तो सब कुछ ख़राब हो। सब कुछ ख़राब हो, नेचर अच्छी हो तो एडजस्ट हो जाता है मामला। ऐसे ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेचर। अब मैंने कहा भाई लेंथ कम कर दो, एरिया ज़्यादा कर दो, टेम्परेचर फ्रिज में रख दो, सही है, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन जो वायर है उस वायर की नेचर ही अच्छी नहीं है, नेचर ऑफ वायर अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टेंस तो ज़्यादा ही होनी है। जैसे कॉपर की रेजिस्टेंस हमेशा कम होती है, कॉपर की जो रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन। आयरन का वायर होगा, बल्कि तुम लोग कभी जाओगे ना फ़ैन वगैरह लेने के लिए, तो एक फ़ैन बोलेगा, ये वाला फ़ैन बोलेगा कि बाजी ये वाला फ़ैन है 3500 का, ये वाला फ़ैन कितने का है, 7000 रुपये का। तो भाई ये क्या, ये 3500 का, ये 3500 का, ये 7000 रुपये का। पता है वो जुमला क्या बोलेगा, बाजी ये ना चाइना वायर का है, ये ना प्योर कॉपर वायर है, रॉयल का प्योर कॉपर वायर का फ़ैन है। कॉपर वायर बोलेगा, कॉपर वायर का मतलब क्या है, अच्छा वायर है। इसका मतलब कॉपर वायर अच्छी कंडक्शन करता है, और आयरन वायर, हालांकि हैं दोनों वायर, जिस तरह दो एक जैसे लोग एक जैसी नेचर के नहीं होते, इनका मामला अलग है, इनका मामला अलग है। दुनिया में दो लोग ही वफ़ादार भी होते हैं, उन्हीं दो लोगों में बेवफा भी होते हैं, दो लोगों में अच्छे भी होते हैं, दो ही लोगों में बुरे भी होते हैं, दो ही। तो यानी नेचर जो है हर इंसान की क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, उसका इंटरनल मैटर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो वायर है वो वायर की भी मुख्तलिफ नेचर्स होती हैं। एक जैसा वायर होगा, जैसे कॉपर है, कॉपर की अच्छी नेचर है रेजिस्टेंस को लेके, तो कॉपर की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, आयरन की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। तो जैसी नेचर का वायर वैसी उसकी रेजिस्टेंस। तो बुनियादी तौर पे कितने फैक्टर्स हुए भाई साहब, नंबर 1, नंबर 2 एरिया, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4
यहाँ तक समझ में आ गया? कोई एतराज़ तो नहीं है? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत तवज्जो के साथ सुनना है आपने, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं टॉपिक और सम अप कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक क्या है? रेजिस्टेंस और उसके डिपेंडिंग फैक्टर्स। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो अपोजिशन होती है, रुकावट होती है, उसको क्या कहते हैं आप? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस के डिपेंडिंग फैक्टर्स कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं, क्या क्या है? क्लियर है? हेडिंग डालो रेजिस्टेंस, लिखो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन। रेजिस्टेंस की हेडिंग डालो और लिखो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ। रेजिस्टेंस is the opposition in the flow of electrons. Resistance is the opposition in the flow of electrons. Resistance is the opposition in the flow of electrons. देख लिया? इसके बाद लिखो its unit is ohm, और उसके बाद ओम का सिंबल भी बना लो ब्रैकेट में। its unit is ओम। its unit is ओम। अब हेडिंग डालो डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब हेडिंग डालो डिपेंडिंग अब हेडिंग डालो डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग डालो डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखो देयर आर 4 डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग डालो जल्दी से डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद लिखो देयर आर 4 डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। देयर आर 4 डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। There are 4 depending factors of resistance. Number one, सब हेडिंग डाल दो नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नंबर 1 सब हेडिंग डाल दो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सब हेडिंग डालो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर में लिखो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर में लिखो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर की हेडिंग डाल के लिखो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is directly proportional to the length of the conductor. Resistance of a wire is directly proportional to the length of the conductor. अगली हेडिंग डालो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगली हेडिंग डालो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिखो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द resistance of a wire is inversely proportional to the सब देख रहा हूँ, मुझे पता है क्या कर रही हो तुम। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। लिख लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अगली हेडिंग डालो, चेंज इन टेम्परेचर। अगली हेडिंग डालो, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर लिख लिया। चेंज इन टेम्परेचर में लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस of a wire increases with increase in temperature, resistance of a wire increases with increase in temperature of a body. Resistance of a wire, resistance of a wire increases with increase in temperature of a बॉडी। टेम्परेचर ऑफ अ वायर भी लिख, ऑफ अ बॉडी को काट के वायर कर लो, टेम्परेचर ऑफ अ वायर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ वायर। डन। उसके बाद हेडिंग डालो, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। हेडिंग डालो, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर में लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वायर या नेचर ऑफ कंडक्टर। Resistance of a conductor also depends on the nature of conductor. Also depends on the nature of, also depends on the nature of conductor. For example, nature of conductor. For example, resistance of copper wire. For example, resistance of copper wire, for example, resistance of a copper wire is less than resistance of a copper wire, for example, resistance of a copper wire is less than the resistance of, is less than the resistance of iron wire, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर। क्लास कब तक है मेरी? क्लास कब तक है एंड? 5 बजे। अच्छा जी, चलें बहरहाल आज क्योंकि असल में सर ने लेट ख़त्म किया था तो टॉपिक ख़त्म करना पड़ रहा है। हमारा टॉपिक हुआ आज का डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दोनों टॉपिक वीआईपी करके समझ में आ गए? ओके की रिपोर्ट है। कब मिलेंगे? कल हम करेंगे इंशाल्लाह डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। आपने ये भी तो करवाया, जब कल कराऊंगा तो देखना कल के टॉपिक में क्या होगा। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13.4 के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।